नमस्कार। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर फिजियोलॉजी में ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो रीनल ब्लड सप्लाई है। उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में रीनल ब्लड सप्लाई का क्या योगदान है, इस संदर्भ में आप विस्तार से चर्चा करेंगे। वृक्क को काफ़ी अधिक मात्रा में रुधिर में ऐसा अनुमान है कि हृदय से निकलने हुए संपूर्ण रुधिर का लगभग 10 से 15% भाग दोनों वृक्कों को दिया जाता है। प्रत्येक वृक्क की प्रति मिनट लगभग 500 से 700 एमएल रुधिर प्राप्त करता है। प्रत्येक वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करने के पश्चात अनेकों छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होकर धमनियों का निर्माण करती है। प्रत्येक कोशिका वुमेन कैप्सूल में प्रवेश करके कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है। ये कोशिका गुच्छ में दो प्रकार की धमनियां पाई जाती है। ये धमनियां कोशिका गुच्छ में रुधिर लाती है। अभिवाही धमनियां कहलाती है। इसी प्रकार दूसरी धमनी कोशिका गुच्छ में रुधिर का वापस ले जाती है। इसे अपवाही धमनी कहते हैं। अपवाही धमनियों में व्यास अभिवाही की अपेक्षा बहुत कम होता है और अपवाही धमनियों में कोशिका गुच्छ के बाहर निकलने के पश्चात पुनः अनेकों शाखाओं में विभाजित हो जाती है। धमनियां समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलियों नलिकाओं और हिलने का लूप के चारों ओर से घिरी रहती है। इन्हें वासा रेक्टा कहते हैं। ये सभी वासा रेक्टा मिलकर सिराओं का निर्माण करती है। ये सभी सिराएं अंत में मिलकर वृक्क सिरा बना लेती हैं, जो वृक्क के बाहर निकलकर पश्चिम महाशिरा शिरा में खुल जाती है। वृक्क को वृक्क धमनी द्वारा वितरित किए जाने वाले रुधिर में उत्सर्गी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा जो शरीर वृक्क से वृक्क सिराओं द्वारा एकत्रित किया जाता है, जो रुधिर उसमें उत्सर्गी पदार्थों की मात्रा कम होती है, क्योंकि इन पदार्थों की काफी मात्रा वृक्क द्वारा छनकर मूत्र नलिका से आ जाती है। ये मूत्र नलिका में आ जाती है। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। स्त्रियों में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को सर्वप्रथम कुस्ती ने प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। अति सूक्ष्म निष्पादन, वर्णात्मक अवशोषण वो स्त्रावण, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। मूत्र निर्माण की क्रिया में प्रथम पद प्लाज्मा का निष्पादन होता है। कोशिका गुच्छ की कोशिकाएं अत्यधिक पारगम्य होती है। कोशिकाएं उपकला स्तर से अस्तरित होती है रहती है। कोशिका गुच्छ पे रुधिर में अत्यधिक दाब होने के कारण अनेकों पदार्थ रुधिर प्लाज्मा से निकलकर वुमेन कैप्सूल की गुहिका में आ जाते हैं। तो देखा गया है कि 67,000 से अधिक आणविक भार वाले पदार्थ रुधिर में निष्पादित नहीं हो पाते हैं तथा ये प्लाज्मा में ही रहते हैं। इन्हें दीर्घ अणु मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। इनमें सामान्यतः रुधिर में उपस्थित कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन्स ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन आदि आती है। रुधिर में उपस्थित शेष लघु अथवा माइक्रोमोलिक्यूल्स जल, लवण, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड आदि होते हैं। रुधिर कोशिकाओं में निस्पादित होकर वुमेन कैप्सूल के चारों तरफ, दोनों तरफ से मध्य में उपस्थित गुहिका में पहुंच जाते हैं। सभी पदार्थों का आणविक भार लगभग 67,000 से कम होता है। इस प्रकार कृत्रिम इस प्रकार जनित पदार्थ को नेफ्रिक या केसी का गुच्छा है निस्पंद ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी कहते हैं।
स्थिति में अति सूक्ष्म निस्पंदन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अथवा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि कोशिका गुच्छी निस्पंदन तथा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लगभग प्रोटीन रहित प्लाज्मा, प्रोटीन फ्री प्लाज्मा होता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं एपिथेलियम सेल्स, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्लिट पोर, फिल्ट्रेशन, प्लाज्मा, कैपिलरी, एंडोथेलियल सेल्स और ग्लोमेरुलर झिल्ली का क्रियात्मक संरचना है। दूसरे में आप ये देख रहे हैं मूत्र में नेफ्रॉन्स का निर्माण में ये लूप ले लूप है और ये पूरा नेफ्रॉन का पार्ट है। ये इफरेंट, ये फ्रंट, असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्स, पोर्टर, ये ऑयंस इस तरह से। लेकिन रुधिर प्लाज्मा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और मूत्र संगठन में परसेंटेज देखेंगे तो जैसे प्रोटीन और ग्लाइकोजन रुधिर प्लाज्मा में 7 से 9%, जबकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नील और मूत्र में नील। ग्लूकोज की मात्रा 0.1%, 0.1% और यहाँ मूत्र में अनुपस्थित होती है। इस तरह से ये प्रोटीन से लेकर क्लोरीन, मैग्नीशियम आयन, सल्फेट आयन, पोटेशियम आयन, यूरिया, यूरिक अम्ल और केराटिन, ये अलग-अलग मात्राएं इनकी रुधिर में उपस्थित होती है। इसी के साथ में ये आपका आज चैप्टर ये खत्म होता। कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे।